जब हम नए सीईओ का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे तो मेरे सहकर्मी ने झुककर कुछ बहुत ही अनुचित फुसफुसाया। चर्चा है कि नई अध्यक्ष बहुत हॉट है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो उतनी ही मीठी और कोमल है जितनी दिखती है। मैं कुछ जवाब देने ही वाला था कि मैंने उन्हें लिफ्ट से बाहर आते देखा। भीड़ के केंद्र में वो महिला जिसके चारों ओर सब जमा थे। यह उसे ही क्यों होना था? अरे नहीं, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है जो नई सीईओ पैराशूट की तरह आई है? क्या वो वही लड़की है जिसे मैंने 4 साल पहले छोड़ा था? वो सीधे कार्यकारी कार्यालय में चली गई। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और मैंने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली और उसके पीछे पीछे चला गया। एशले लंबी और सुंदर थी, जिसमें एक शांत अछूती सी आभा थी। केवल मैं जानता था कि इस महिला का एक पूरा दूसरा पहलू भी था। मैं एशले हूँ। आज से मैं चैन ग्रुप की कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभाल रही हूँ। मैं आप सभी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। मेरा केवल एक नियम है, अपने मन से कोई निर्णय ना ले। जी मिस जू, अब कृपया चारों ओर जाए और अपना परिचय दे। आप पहले शुरू करें। नमस्ते मिस जू, मेरा नाम जो है। मेरे दिन प्रतिदिन के कार्यों में अध्यक्ष के सभी शेड्यूलिंग का प्रबंधन करना शामिल है, जिसमें व्यावसायिक यात्राएं भी शामिल हैं। नमस्ते मिस जू, मैं फ्रैंक हूँ। आधे घंटे में हम तीनों कार्यकारी कार्यालय से बाहर निकले और मैं पूरी तरह से बेसुध था। जैक काफी देर से मेरा नाम पुकार रहा था, इससे पहले कि मैं अंततः वापस हकीकत में आया। अरे डस्टिन, हम तुम्हें बहुत देर से पुकार रहे हैं। तुम क्या सोच रहे हो? डस्टिन, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। हम कह रहे थे कि मिस शू बिल्कुल खूबसूरत है। ऐसा शरीर होते हुए ये शर्म की बात है कि वह मॉडलिंग नहीं कर रही है और उनका चेहरा हर कोण से बिल्कुल सही है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह बंद दरवाजों के पीछे बहुत चिपचिपी प्रकार की है, जैसे जुनूनी तौर पर चिपचिपी। डस्टिन, तुमने अभी क्या कहा? मैं वह नहीं सुन पाया। कुछ नहीं, कोई बात नहीं। वापस कार्यकारी कार्यालय में एशले का फोन बजा। उसने उठाया। हाँ। ओह एनी, तुम वापस देश में आ गई? हाँ। क्या मुझे वापस आने की अनुमति नहीं है? किसी ने ऐसा नहीं कहा। बस तुम चेनान क्यों गई? क्या तुम्हें पता है कि जो भी वहाँ है? चेनन, मुझे नहीं पता कि वह कौन है। हाँ ठीक है, खुद को बताती रहो। तुम कहती हो कि तुम नहीं जानती कि वह कौन है, तो फिर तुम उस बैंगनी फूल और छोटे मेमने के टैटू को अपने कंधे पर कैसे समझाओगी? क्या तुम समझाना चाहती हो? मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत है। मैं ठीक हूँ, मैं फोन रखती हूँ, काम करना है। बैंगनी फूल डस्टिन का पसंदीदा फूल था और छोटा मेमना इसलिए क्योंकि डस्टिन मेष राशि का है। वापस कार्यालय में मैं अपनी डेस्क पर बैठा कुछ सोच रहा था। एशले, बहुत दिनों बाद, नहीं देखो 4 साल हो गए हैं। उसने अब तक किसी और को डेट करना शुरू कर दिया होगा, है ना? वास्तव में नहीं, उसने अब तक शादी कर ली होगी। अरे डस्टिन, क्या बात है? जेक, क्या हो रहा है? क्या कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मैं बस कल रात बहुत देर तक जागा था। मुझे थोड़ी नींद आ रही है। तुम्हें क्या चाहिए? तो एचआर डायरेक्टर ने अभी एक नोटिस भेजा है कि अभी कोई योग्य सहायक उपलब्ध नहीं है और वे चाहते हैं कि हम में से कोई वेतन वृद्धि के साथ अस्थायी सहायक के रूप में काम करे। तो कौन जा रहा है? मैं नहीं जा रहा। तुम लोग जाओ, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। फ्रैंक को वास्तव में है। वह और उसकी प्रेमिका एक घर खरीदने की सोच रहे हैं। लेकिन डस्टिन, हम तीनों में से तुम सबसे योग्य हो। तुम पिछले अध्यक्ष के लिए आधे सहायक थे। लेकिन मिस शू डरावनी लगती है। मुझे घबराहट हो रही है। सीढ़ियों से उतर रही महिला ने अपने कदम रोक लिए। मत कैसे हुई ये कहने की? डस्टिन, तुम्हें कहाँ से लगता है कि तुम्हारा चेहरा सिर्फ औसत है? हम महीने के आधे रास्ते पर है और तुम्हारे लिए कितने लव लंच हो चुके हैं। अरे ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तुम्हें अपना दोपहर का खाना नहीं खरीदना पड़ता। ओह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा स्वागत है। थोड़ी देर बाद सब एक साथ खड़े हो गए। सीढ़ी के दरवाजे के पास खड़ी महिला को देख रहे थे। मेरा पेट गिर गया। वो कितनी देर से वहां खड़ी थी। ओह नमस्ते मिस शू, आप खुद यहाँ नीचे क्यों आई? अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमें इंटरकॉम पर बजा सकती हैं। मैं बस चीजें चेक करने नीचे आई थी। एशले ने कमरे के चारों ओर देखा और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी नरम हुई। एचआर ने पहले ही नोटिस भेज दिया होगा। मुझे एक अस्थायी सहायक चाहिए। मैंने पिछले 2 वर्षों के कार्य इतिहास के रिज्यूमे की समीक्षा कर ली है आप तीनों के लिए। जेक, तुम क्लाइंट्स के साथ काम करते हो, इसलिए जो के साथ हैंडओवर का समन्वय करो। उसके शेड्यूल के अलावा बाकी सब कुछ तुम संभालोगे। कल से डस्टिन मेरे कार्यकारी सहायक के रूप में काम करेगा। जेक ने सिर हिलाया और फ्रैंक को कोई आपत्ति नहीं थी। मिस जू, मैं इस पद के लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ। जेक ने सहायक भूमिका के साथ बहुत अधिक निकटता से काम किया है। वो मुझसे अधिक योग्य है। क्या तुम सीईओ हो?
या मैं? जी। एशले ने मुझे 2 बार देखा, फिर मुड़ी और लिफ्ट में कदम रखा। अविश्वसनीय, सच में, सिर्फ इसलिए कि तुम सीईओ हो। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अरे यार, मैं क्या करूं? कोई मेरी मदद करो। डस्टिन, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो अपनी फांसी पर जा रहा हो? कार्यकारी सहायक होना बहुत अच्छा है, अच्छे लाभ और प्रमोशन। नाखुश होने की क्या बात है? मैं खुश नहीं हूँ, मैं नहीं जाना चाहता। जेक, फ्रैंक, चलो मेरी मदद करो। वो सीईओ है, हम क्या कर सकते हैं? आराम करो। मिस जू पिछली सीईओ से कहीं ज्यादा आसान लगती है। तुम वहां ऊपर जाकर आराम करोगे। 1 घंटे बाद मैं कार्यकारी मंजिल पर गया, गहराई से यह जानते हुए भी कि हमारा कोई भविष्य नहीं है। उसकी ठंडी आवाज सुनकर भी मुझे बहुत चोट पहुंची। मैंने खुद को संभाला, अपनी सबसे अच्छी पेशेवर मुस्कान लगाई और एशले अपनी डेस्क पर बैठी थी। उसकी पतली उंगलियां बिना ऊपर देखे टाइप कर रही थी। जिस क्षण से मैं कांच के दरवाजे के बाहर खड़ा था, उसने मेरी परछाई देख ली थी। यह एक ऐसी परछाई थी जिसे वो कभी नहीं भूल सकती थी। मिस शू, मैंने कभी सहायक के रूप में काम नहीं किया है। मुझे लगता है कि यह प्लेसमेंट मेरे लिए सही नहीं है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मुझे बस लगता है कि तुम सोचती हो और तुम्हें क्या अधिकार है कुछ सोचने का। मेरे चेहरे पर मुस्कान जमी। वो सही थी। मुझे क्या अधिकार है? वो अब मेरी बॉस है। अगर तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए तो नीचे एचआर में जाकर अपना इस्तीफा दे दो। ये ठंडा अलग थलग रवैया, ऐसा लग रहा था जैसे हम कभी मिले ही ना हो। इस्तीफा मैं क्यों दूं? मैंने 6,000 रुपए प्रति माह की इंटर्नशिप से शुरू करके 18,000 रुपए प्रति माह और 60,000 रुपए वर्ष अंत बोनस तक काम किया है। मैं क्यों छोड़ूं? मिस शू, मेरा एक सवाल है, क्या इस भूमिका परिवर्तन के कारण मेरे वेतन में समायोजन होगा? तुम्हारा वर्तमान मासिक वेतन क्या है? मैंने अपनी सबसे अच्छी नकली पेशेवर मुस्कान बनाए रखी। उसकी उंगलियों ने डेस्क पर हल्की थपकी दी। 18 थोड़ा ज्यादा है। मेरी मुस्कान लगभग टूट गई। मिस शू, आपका वास्तव में क्या मतलब है? जहां तक मुझे याद है, चेनान में आंतरिक स्थानांतरण के लिए 1 महीने की परिवीक्षा अवधि है। चूंकि ये परिवीक्षा है, वेतन परिवीक्षा दर पर दिया जाना चाहिए। मुझे समझ आने लगा था। तो वो कह रही है कि अब जब मैं उसकी कार्यकारी सहायक हूं तो मेरा वेतन परिवीक्षा अवधि की दर पर गिर जाता है। मैं गुस्से से लगभग हंस पड़ा। मिस शू, सहायक भूमिका के लिए परिवीक्षा वेतन क्या है? एशले ने अपनी डेस्क पर इंटरकॉम बटन दबाया। कार्यकारी सहायक परिवीक्षा वेतन क्या है? 12,000। ठीक है, उसने फोन काट दिया। उसकी आवाज बर्फीली थी, बिना किसी गर्माहट के। ये है रहा। कोई और सवाल सहायक? मैंने अपना बैज उतार दिया। कोई और सवाल नहीं। मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं पहले ही जाने के लिए मुड़ गया था जब मैंने उसकी आवाज सुनी, आकस्मिक अंदाज में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा रोजगार अनुबंध पिछले साल ही नवीनीकृत हुआ था और कार्यकारी सहायक की भूमिका में कंपनी की अधिकतर गोपनीय सामग्रियों तक पहुंच है। तुम्हें 30 दिन पहले इस्तीफे का नोटिस देना होगा और हैंडओवर के दौरान कानूनी विभाग के साथ पूरा सहयोग करना होगा। ऐसा न करना अनुबंध का उल्लंघन है और तुम्हें तुम्हारे वर्तमान मासिक वेतन के आधार पर 24 महीने का वेतन देना होगा, जो कि 432,000 रुपए बनता है। यह देखते हुए कि तुमने यहाँ 4 साल मेहनत की है, मैं इसे 430,000 रुपए तक भी कर दूंगी। बस जाने से पहले इसे कंपनी के खाते में भेज दो। मेरे रोजगार अनुबंध में कोई जुर्माना खंड नहीं है। मिस शू, क्या मुझे 90 डिग्री पर झुककर 2,000 रुपए कम करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए? अन्य कर्मचारियों के पास यह खंड नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास अब है। वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। वह जानबूझकर मेरी जिंदगी मुश्किल बना रही है। किसी कर्मचारी से गलत तरीके से हर्जाना वसूलना एक ऐसी चीज है जिसकी मैं अधिकारियों को रिपोर्ट कर सकता हूँ। एशले पूरी तरह से बेपरवाह होकर खड़ी हो गई। चलो करो। मैं मुड़ा और बाहर चला गया। व्यापार जगत छोटा है। सुनिश्चित कर लो कि तुम करियर बदलने के लिए तैयार हो। सहायक, बस आराम करो, सांस लो, ये बहुत ज्यादा है। एशले, अगर तुम मुझसे छेड़छाड़ करना चाहती हो तो मुझसे भीख मांगो और शायद मैं तुम्हारे इस्तीफे को मंजूरी देने पर विचार करूं। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी मंजूरी की जरूरत है? मुझे अपना बैज भी नहीं चाहिए। मैंने कांच का दरवाजा जोर से खींचा, बगल के सहायक कार्यालय में गया और दरवाजा बंद होते ही मैं पूरी तरह से टूट गया। 4 साल पहले मैंने तुम्हें पहले ही जाने दिया था। तुम लोग मुझसे और क्या चाहते हो? तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? एक बार जब मैंने सब कुछ बाहर निकाल दिया तो मैं अपने कंप्यूटर पर बैठ गया और अपना इस्तीफा टाइप किया, उसे एचआर डायरेक्टर के ईमेल पर भेज दिया। 1
मिनट से भी कम समय बाद एशले को पहले ही पता चल गया और उसने उसे अस्वीकार कर दिया। एचआर डायरेक्टर ने मुझे फोन किया, डस्टिन क्या तुम इस्तीफा देने की कोशिश कर रहे हो? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम नए मुआवजे से खुश नहीं हो? डस्टिन तुम 4 साल से कंपनी के साथ हो और तुम्हारा काम अपने आप में बोलता है। मुझे पता है कि कार्यकारी सहायक भूमिका के लिए 26,000 कम लग सकता है, लेकिन त्रैमासिक और वर्षांत बोनस ठोस है। मैं पूरी तरह से भ्रमित था। डायरेक्टर चैम तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुमने अपना ईमेल नहीं चेक किया? मिस शू ने सहायक कार्यालय में सभी को वेतन वृद्धि दी है। तुम्हारे वेतन में कुल 8,000 रुपए जोड़े गए हैं। मैंने जल्दी से 5 मिनट पहले आए अनपढ़ ईमेल को खोला। इसमें स्पष्ट रूप से इस महीने से मेरा नया वेतन प्रभावी बताया गया था। तो एशले ने वास्तव में मेरा वेतन कभी नहीं कटा। डस्टिन अरे डस्टिन, हाँ मैं यहाँ हूँ। तो ये मिस शू का फैसला था? हाँ, 2 घंटे पहले जब मिस शू ने तुम्हें कार्यकारी सहायक के रूप में फिर से नियुक्त करने की बात की तो उन्होंने उसी समय वेतन वृद्धि की बात भी उठाई। वित्त निदेशक के साथ समन्वय करने के बाद हमने ईमेल भेजा। मैंने फोन रख दिया और मुझे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। 2 घंटे पहले हो सहायक कार्यालय में आने से पहले की बात थी। तो उसने अभी मुझसे ऐसा क्यों किया? कार्यकारी सहायता का शेड्यूल बॉस के अनुसार चलता है और जब बॉस काम खत्म करती है तो हम मेहनतकश मधुमक्खियां आखिरकार घर जा सकती हैं। पिन किए गए ग्रुप चैट में रोशनी जल गई। अरे बाप रे, मिस शू सचमुच स्वर्ग से भेजी गई उपहार हैं। हम आखिरकार ओवरटाइम करना बंद कर सकते हैं। मिस शू की तुलना में पिछले अध्यक्ष निर्दयी थे। अरे डस्टिन तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या कार्यकारी सहायक बहुत व्यस्त है? मैंने नए वर्क ग्रुप पर एक नजर डाली जो मेरी चैट लिस्ट में दिखाई दिया था। इसमें बस हम तीनों और एशले थे। उसने कुछ समय पहले एक संदेश पोस्ट किया था जिसमें कहा था कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर हमें ओवरटाइम नहीं करना पड़ेगा। जेक और फ्रैंक ने पहले ही जवाब दे दिया था। मैंने नहीं दिया था। मैं व्यस्त नहीं हूँ, बस अपना फोन नहीं चेक किया। मैं उसके ग्रुप मैसेज का जवाब नहीं देना चाहता था। मैंने सच में कहा था कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। यह संभव नहीं था कि उसे पता ना हो कि मैंने एचआर को ईमेल किया था। भूल जाओ जो भी हो, मैं बस अपना सिर झुकाकर काम करता रहूंगा। वो बॉस हो सकती है। मैंने खुद को संभाला और सहायक कार्यालय से नीचे की ओर बढ़ा। जिस क्षण एशले ने मेरी परछाई को गुजरते देखा वो उठी, अपना फोन और कार की चाबियां पकड़ी। जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो हम तीनों बाहर ने एशले को अंदर देखा और हम में से कोई नहीं जानता था कि अंदर जाना है या नहीं। तुम लोग लिफ्ट नहीं ले रहे हो? जेक ने झटके से अपनी स्थिति से बाहर आकर हम दोनों को बाह से पकड़कर अंदर खींच लिया। फ्रैंक ने देखा कि मैं थोड़ा उदास हूँ। डस्टिन तुम ठीक हो? हमारे बगल में खड़ी महिला की आंखों में चिंता की झलक थी। मैंने सिर हिलाया। कुछ नहीं, मुझे बस नींद नहीं आई। तुम लोग मेरी चिंता मत करो। एक बार जब हम लिफ्ट से बाहर निकले तो जेक और फ्रैंक ने मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया। अरे सहायक, तुम्हारे वेतन और बोनस के साथ तुम सालाना 3 या 4 लाख रुपए कमा रहे हो, तो तुम अभी भी उस पुरानी सिविक को क्यों चला रहे हो? जेक ने अपनी कार की चाबियां बजाई। अभी नई कारों पर बड़ी सरकारी छूट है, साथ ही कंपनी 20% और देती है। तुम बहुत बचत करोगे, बस जाकर एक नई ले लो। मैंने मुस्कुराकर अपनी चाबियां निकाली। मैं ठीक हूँ, किसी और चीज के लिए पैसे बचा रहा हूँ। अरे हम आज जल्दी निकले, चलो रात का खाना खाते हैं। बारबेक्यू, हॉटपॉट, सुशी, तुम्हारी पसंद। मैं ठीक हूँ, मैं अभी एक नई जगह पर शिफ्ट हुआ हूँ, अभी भी सेटल हो रहा हूँ। मुझे वापस जाना है। मैं अपने कुत्ते की वजह से नहीं कह सकता था, डर था कि कोई सुन लेगा। एक बार जब मैं जगह व्यवस्थित कर लूंगा तो तुम लोग हॉटपॉट के लिए आना। एशले हमारे पीछे खड़ी थी। एक बार जब उसने हमें अपनी कारों में बैठते देखा तो उसके ड्राइवर ने सफेद फैंटम को उसके सामने खड़ा कर दिया। उसने अपना फोन निकाला और पता लगाने के लिए फोन किया कि जो अभी कहाँ शिफ्ट हुआ है। हेनरी ने दूसरी तरफ हंसते हुए कहा, मुझे लगा तुम्हें परवाह नहीं है। एशले ने काफी देर तक जवाब नहीं दिया। ठीक है मिस जू, आराम से बैठो, 10 मिनट। एशले ने संतुष्ट होकर फोन रख दिया। ट्रैफिक में भागो, लेकिन वो छोटी ई बाइक प्रो की तरह जाम में से गुजरती है। एशले के ड्राइवर ने देखा और टिप्पणी किए बिना नहीं रह सका। कौन समझदार इंसान ऐसी चीज चलाता है? ठीक लगती है जब तक ये अपने आप न जल जाए और तुम एक धातु के फ्रेम के साथ रह जाओ। एशले ने अचानक पूछा, क्या ये चीजें सुरक्षित नहीं है? खैर, कुछ हजार की गाड़ी कितनी सुरक्षित हो सकती है? एयर बैग केवल प्रीमियम ट्रिम के साथ आते हैं। टक्कर मारो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा टक्कर मारो। ड्राइवर ने अपनी आंखें बंद कर ली
पूरी ताकत से गैस दबाई और ई बाइक को टक्कर मारी। एशले मुश्किल से हिली जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन सामने वाली कार जोर से हिल गई। क्या तुम थोड़ा और नरम नहीं हो सकते? क्या होगा अगर किसी को चोट लगी? मिस जू, मैं कसम खाता हूँ मैं इतनी तेज नहीं जा रहा था। मैंने मुश्किल से गैस दबाई थी। फैंटम ने अभी अभी एक ई बाइक को पीछे से टक्कर मारी थी और हर राहगीर को अचानक ई बाइक सवार से जलन हो रही थी। मैं पूरी तरह से स्तब्ध था। मैंने अभी ड्राइविंग शुरू की थी और मेरी स्किल्स अभी भी बहुत कच्ची है। आमतौर पर मैं पीछे से दूसरों को टक्कर मारता हूँ और अब मुझे टक्कर मारी गई है। मैं सोच भी नहीं पाया इससे पहले कि मैंने अपना रियर व्यू मिरर चेक किया। एक रोल्स रॉयस। अरे नहीं, कृपया मुझे इसके लिए भुगतान न करना पड़े। मैं बर्बाद हो गया हूँ। क्या मेरी जिंदगी खत्म हो गई है? ये सचमुच अंत है। मैंने अपना फोन खोला, अपना बैंक बैलेंस चेक किया। 58,300 ये कवर करना चाहिए, है ना? ये सचमुच मेरे पास जो कुछ भी है, हर आखिरी पैसा। फिर किसी ने मेरी खिड़की पर दस्तक दी। मेरा दिल लगभग मेरे सीने से बाहर निकल आया। मैंने गहरी सांस ली और खिड़की नीचे की। एक साधारण दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी मुझे मुश्किल से मुस्कुराते हुए बोला, अरे मुझे बहुत माफ करना दोस्त, मेरी गलती, मैं समय पर नहीं रुक सका। क्या तुम बाहर आकर नुकसान देख सकते हो? हम सब कुछ कवर करेंगे। वो इतने सभ्य तरीके से बात कर रहा था, मुझे लगा कि मुझे कम से कम बाहर निकलना चाहिए। जरूर, ठीक है। मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली, ड्राइवर के पीछे पीछे बाहर गया और रोल्स को मुड़े हुए हुड के साथ देखा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं पहले से ही अपने भविष्य को बिखरता हुआ देख सकता था। रुको, तुम लोग सच में पूरी जिम्मेदारी ले रहे हो? मुझे कुछ नहीं देना है। ये सही है सर, बस हमें बताएं कि आप इसे कैसे संभालना चाहते हैं। कार में बैठी महिला को लगा कि उन्हें उसे एक नई कार खरीदनी होगी। क्या तुम बस शांत नहीं रह सकते? मेरे लिए ये और कठिन मत बनाओ। मैंने अपनी कार के खरोंच वाले बम्पर पर हाथ फेरा। भले ही इससे दुख हुआ, मैं विनम्र रहने में कामयाब रहा। कोई जरूरत नहीं, लगता है तुम लोग कहीं ज्यादा खराब हालत में हो। मैं अपने हिस्से का खुद ख्याल रख सकता हूँ। उस समय एशले कार से बाहर निकली और ड्राइवर सीधा खड़ा हो गया और सम्मान पूर्वक रिपोर्ट किया, मिस शू, सज्जन कह रहे हैं कि हमें उन्हें मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। एशले ने ड्राइवर को एक नजर देखा। उसने तुरंत मुंह बंद कर लिया। फिर वह मेरी ओर मुड़ी। मुझे इसके लिए खेद है, मेरा ड्राइवर बहुत तेज जा रहा था। हम नुकसान का ख्याल रखेंगे। ड्राइवर की आंखें चौड़ी हो गईं। मेरी गलती मिस शू, आपने ही मुझसे उसे टक्कर मारने को कहा था और अब किसी तरह ये मेरी समस्या है। क्या इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है? मैंने परिचित आवाज सुनकर जम गया, फिर अविश्वास में बोला, मिस शू। एशले ने एक शांत दूर की हंसी दी। तुम्हें नई कार के लिए प्रतिपूर्ति कर सकती हूँ या कंपनी तुम्हें एक दे सकती है, तुम्हारी पसंद। नहीं धन्यवाद, मेरी कार ठीक है। मुझे नई कार नहीं चाहिए। सच में मिस, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एशले कुछ सेकंड के लिए चुप रही। कल सुबह मेरे कार्यालय आओ और जो को नई कार दिलाने दो। उसे जानते हुए वह शायद बिल्कुल वैसी ही कार खरीदेगी। मिस शू, ये वास्तव में इसके लायक नहीं है। ये सिर्फ थोड़ी सी खरोंच है। ये कार पूरी तरह से व्यावहारिक है। एशले ने एक शांत व्यंग्य किया, फिर व्यावहारिक शब्द दोहराया। मुझे नहीं पता था कि उसकी समस्या क्या है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ये एक पूरी तरह से उपयोगी कार है। मेरी बात खत्म होने से पहले ही एशले ने जो किया उसने मुझे पूरी तरह से रोक दिया। अरे अरे अरे, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? एशले वापस कार में बैठ गई थी, धीरे धीरे पीछे की ओर गई और मुझे तुरंत समझ आ गया कि वह क्या करने वाली है। मैंने कार के सामने छलांग लगाई और उस पर चिल्लाया, एशले तुम्हें क्या हुआ है? कार रोको, ये आदमी हिम्मत वाला है। मिस शू को उनके पूरे नाम से पुकारता है। खिड़की नीचे हुई और एशले बाहर झुकी। लैरी, उसे रास्ते से हटाओ। लैरी के पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे इसके लिए खेद है सर। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने सदमे में देखा जब ई बाइक पलट गई। मैं खुद को छुड़ाकर बोला, एशले क्या तुम्हें पागल हो गई हो? तुमने बिना किसी कारण के मेरी कार को क्यों तोड़ा? एशले ने नष्ट हुई फैंटम की ओर देखा भी नहीं, जबकि लैरी दिल टूटे खड़ा था। वह एक सीमित संस्करण है। दुनिया भर में कौन ऐसे कार को बिना सोचे तोड़ता है? वह रोल्स रॉयस फैंटम है। उसने बिना झिझक के उसे टक्कर मारी। एशले बाहर निकली और मेरे पास आई। कल मेरे कार्यालय में आकर कार की नई चाबियां ले जाना। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया, बस अपना फोन निकाला और अपनी बीमा कंपनी को फोन किया। जब उसने देखा कि मैं नहीं जा रहा हूँ तो एशले नष्ट हुए हुड के सहारे झुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी रात मेरा इंतजार करने को तैयार हो। फिर लैरी उसके पास आया और सावधानी से बोला, मिस शू, क्या हमें अपनी बीमा कंपनी को फोन करना चाहिए? क्या बीमा? मैं एक छोटी सी कार खरीद सकती हूँ। लैरी ने उस नष्ट हुए हुड को देखा जिस पर वो बैठी थी। फिर आपकी कार का क्या? एशले ने सड़क के किनारे फोन कर रहे मुझे देखा। लैरी, अगर ठीक नहीं हो सकती तो उसे स्क्रैप कर दो। लैरी ने सांस छोड़ी। अच्छा है कि तुरंत राइट ऑफ नहीं किया, क्योंकि पीक आवर था। बीमा कंपनी को आने में 1.5 घंटा लगा। जब एजेंट ने पलटी हुई ई बाइक और फैंटम को देखा तो उसने घबराकर पूछा, मिस्टर जो, क्या आपको यकीन है
कि उन्होंने आपको टक्कर मारी? आप खुद नहीं पलटे? क्या तुम अंधे हो? क्या तुम स्थिति नहीं पढ़ सकते? बस मुझे नुकसान का अनुमान लगाओ और उनसे भुगतान करवाओ। मैं बहुत गुस्से में था। सच में एशले, वो कभी नहीं जाती। उससे मिलने से कुछ अच्छा नहीं होता। दुर्घटना से निपटने के बाद मुझे घर पर अपना कुत्ता लाइटनिंग याद आया। क्या तुम लोग बाकी काम संभाल सकते हो? अगर कुछ होता है तो सीधे मुझसे संपर्क करें। क्रू को बताने के बाद मैं वापस अपनी कार में बैठा, अपना सामान लिया और पैदल ओवरपास की ओर बढ़ा। एशले ने मुझे ट्रैफिक में घूमते देखा और मेरे पीछे आ गई। मैंने उसे देखा और चिल्लाया, मेरा पीछा करना बंद करो। क्या तुम्हारी इस सड़क पर मालिकाना हक है? फिर मैंने परवाह करना बंद कर दिया और बस चलता रहा। सौभाग्य से एक बार ओवरपास से उतरने के बाद बस 2 और ट्रैफिक लाइटें और मैं अपनी नई जगह पर था। बहुत दूर नहीं, इससे आगे मुझे मार देता। मैंने एक छोटा सा 1 बेडरूम वाला अपार्टमेंट किराए पर लिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक जोड़ा कम नोटिस पर इसे सबलेट कर रहा था। इससे पहले कि मैं इमारत में चलता, मैंने बेतरतीब ढंग से पीछे देखा, उसे नहीं देखा और मैंने राहत की सांस ली। मैं नहीं जानता था कि जिस क्षण मैं मुड़ा, एक महिला छाया से बाहर निकली। एशले नीचे खड़ी थी, मंजिलों पर जलती रोशनी को देख रही थी। देखा कि कौन सी मंजिल जली और तुरंत पता चला 8वीं मंजिल। होए डस्टिन, तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकोगे। कीपैड अनलॉक हुआ। मैंने एक नरम किलकारी सुनी और तुरंत उसे उठा लिया। लाइटनिंग, पापा घर आ गए हैं। अपनी माँ को दोष दो। उस भयानक औरत की वजह से मुझे इतनी देर से घर आना पड़ा। लाइटनिंग एक कॉर्गी था। मैंने उसे तब लिया था जब मैं एशले को डेट कर रहा था। जब हम टूटे तो मैंने उसे चुरा लिया जब एशले नहीं देख रही थी। मैंने नहाया, फिर सोचा कि मैं लाइटनिंग को नीचे टहलाने और रात का खाना खरीदने ले चलूंगा। वो शायद बहुत देर तक अंदर बंद रही थी, क्योंकि जैसे ही हम लॉबी में पहुंचे वो भागी। लाइटनिंग धीरे। मैं थक गया था। ये कुत्ता इतना ताकतवर कैसे है? क्या मैं इसे टहला रहा हूँ या ये मुझे? जब तक मैं कॉम्प्लेक्स के सामने पहुंचा, एशले अभी अभी अपनी ड्राइवर कार में बैठी थी। उसने रियर व्यू मिरर में एक परिचित आकृति देखी और कार रोक दी। डस्टिन को कुत्ते के साथ घसीटते हुए देखकर एशले खुद को रोक नहीं पाई और हंस पड़ी। पता चला कि किसी ने न केवल मेरा दिल चुराया बल्कि मेरा कुत्ता भी ले गया। जिस दिन हम टूटे, मैंने बार में पूरी तरह से शराब पी ली थी। घर आई तो दरवाजा खुला मिला और कुत्ता गायब था। मुझे लगा कि वो खुद भटक गई होगी और मैंने हर जगह खोजा, इनाम पोस्ट किया, लेकिन कभी नहीं मिली। पता चला कि कुत्ता चोर हमेशा से था। चलो बेबी, कृपया बस 1 सेकेंड रुक जाओ। मैं मर रहा हूँ। मुझे वास्तव में थोड़ी भूख लगी थी और मैं सड़क के पार कुछ वॉन्टन खाना चाहता था, तो मैंने पट्टा अच्छी तरह पकड़ा और पार किया। एशले ने जोड़े को दुकान में जाते देखा और अपने ड्राइवर को जाने को कहा। लाइटनिंग टिच महसूस करती हुई दरवाजे की ओर भौंकती रही। मैं मुड़ा और बाहर देखा, लेकिन एक काली कार को भागते हुए देखा। फिर मैं लाइटनिंग की ओर मुड़ा। शांत रहो, इसे रोको। रात के खाने के बाद मुझे बीमा कंपनी का एक संदेश मिला जिसमें कहा गया कि एशले निजी तौर पर निपटान करना चाहती थी और उन्होंने उसका नंबर दे दिया। इसके अतिरिक्त बीमा पॉलिसी के अनुसार उन्होंने मेरी गाड़ी के लिए 50,000 रुपए का भुगतान किया। मैंने लाइटनिंग को मेरे बिस्तर के पास उसके छोटे से बिस्तर में बिठाया और उसके पास झुककर फुसफुसाया। लाइटनिंग, मैं फिर उससे मिला। वो बिल्कुल नहीं बदली है, अब भी उतनी ही चिड़चिड़ी। मैं फर्श पर बैठ गया, उसके सिर को सहलाते हुए। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उसके बारे में सोचना बंद करने की बहुत कोशिश की। उसे फिर से क्यों आना पड़ा? उसकी अब तक शादी हो गई होगी। लाइटनिंग ने मेरी भावना को महसूस किया और मेरा हाथ सहलाया। लाइटनिंग, क्या तुम अपने असली पिता को चाहती हो या सौतेले पिता को? सौतेले पिता को चुनो और मैं तुम्हें वापस तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगा। लाइटनिंग ने कुछ बार कराहा। मैंने उसके सिर पर एक और थपकी दी और उसे वापस उसके बिस्तर में लिटा दिया। फिर खुद बिस्तर पर चढ़ गया और अपना फोन उठाया, अपने दूसरे अकाउंट पर स्विच किया और ब्लॉक की गई लिस्ट चेक की। एक नंबर वर्क ग्रुप के किसी व्यक्ति से मेल खाता था। उसने अपना वीचैट नहीं बदला था। क्या वह मेरा इस पूरे समय इंतजार कर रही थी? यह विचार मुझे आया और बिना सोचे मैंने उसे अनब्लॉक कर दिया। एशले अभी अभी नहाकर बाहर आई थी और एक लबादे में सोफे पर बैठी थी, एक हाथ में फोन, दूसरे में शराब का गिलास। परवाह नहीं है ना? तो उसका पता क्यों ढूंढ रही हो? चुपके से जाकर कुत्ता वापस चुराने या बदला लेने की योजना बना रही हो? एशले ने अचानक पूछा। उसकी माँ का कब निधन हुआ?
तुम्हारे टूटने के लगभग 6 महीने बाद एशले ने वीचैट खोला। उसकी उंगली अपने आप पिन किए गए संपर्क पर गई और चैट में आखिरी संदेश 4 साल पहले का था, जिस दिन कुत्ता गायब हुआ था। डस्टिन, तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम लाइटनिंग को भी क्यों ले गए? उसने सैकड़ों संदेशों को ऊपर स्क्रॉल किया, एक भी कभी नहीं भेजा गया था। उसकी उंगली ने स्क्रीन पर कुछ बार टैप किया और किसी तरह वो चला गया। एशले ने अपना शराब का गिलास नीचे रखा, उसे वापस भेजने की कोशिश की और महसूस किया कि बहुत देर हो गई थी। तो उसने वर्क ग्रुप के माध्यम से एक मित्र अनुरोध भेजा और कुछ मिनट इंतजार किया। अभी भी कोई जवाब नहीं। ठीक है डस्टिन, तुम में कुछ दम है। अगली सुबह मेरा अलार्म बजने से पहले ही लाइटनिंग की जीव ने मुझे जगा दिया। मुझे पता है लड़की। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसके सिर को थोड़ा रगड़ा और अपना फोन पकड़ा। जैसे ही मैं चेक करने गया, मैंने देखा कि मेरे पास कुछ अनपढ़ संदेश है। मैंने अपनी पकड़ खो दी और वो लाइटनिंग के सिर पर गिर गया। उसने एक चीख मारी और मैंने तुरंत उसे गले लगाया और चूमा। फिर अपना फोन उठाकर देखा, उस व्यक्ति का एक संदेश था जिसे मैंने कल रात अनब्लॉक किया था। तुमने मेरा कुत्ता चुरा लिया। मैंने तुरंत लाइटनिंग के छोटे थूथन को पकड़ा और नाटकीय आवाज में बोला, लाइटनिंग, क्या तुमने चुपके से उसे बताया कि तुम मेरे साथ रह रही हो? हाँ, क्या पापा तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं? लाइटनिंग, जिसका मुंह बंद था, बहुत नाराज दिख रही थी। वह यहाँ वास्तविक पीड़न थी। मैंने उसके संदेश का जवाब नहीं दिया और लगभग उसे फिर से ब्लॉक कर दिया, लेकिन यह बहुत स्पष्ट था, जैसे कुछ स्वीकार कर रहा हो। इसलिए मैंने बस अकाउंट स्विच कर लिया। वापस स्विच करने के बाद मैंने एक नया मित्र अनुरोध नोटिस देखा। मैंने लगभग अस्वीकार पर ही क्लिक कर दिया, लेकिन फिर सोचा वह सचमुच मेरी बॉस है, शायद इसे नजरअंदाज करना अच्छा नहीं होगा। जो भी हो, बस ऐसे दिखाओ जैसे मैंने इसे कभी देखा ही नहीं। किस बॉस का अपने कर्मचारी को आधी रात को वीचैट पर ऐड करने का मन करता है? तैयार होने के बाद मुझे याद आया कि मेरी कार एक अमीर व्यक्ति ने तोड़ दी थी। फिर काम पर जाने के लिए राइड शेयर लेना पड़ा। पीक आवर में कार के लिए 10 मिनट का इंतजार था। लिफ्ट के दरवाजे बंद होने वाले थे। रुको, डस्टिन ने जाने से पहले कैलेंडर नहीं चेक किया था। एशले और वित्त निदेशक पहले से ही अंदर थे। मैं जम गया, अंदर कदम रखने और पीछे हटने के बीच फंस गया। फिर अपना अहंकार निगलकर अंदर चला गया। मुझे इस अजीब स्थिति से कहीं ज्यादा अपने परफेक्ट अटेंडेंस बोनस की परवाह है, तो मैंने बस मुस्कुराकर दोनों को नमस्ते कहा। सुप्रभात मिस शू। सुप्रभात डायरेक्टर जांग। अरे जो, तुम्हें इतनी देर होते देखना दुर्लभ है। मैं अपने बगल में खड़ी महिला की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्या वह जानती है कि मैंने लाइटनिंग ली है या उसने ये संदेश किसी और को भेजा था? मुझे राइड शेयर लेनी पड़ी, इसलिए मुझे देर हुई। राइड शेयर? तुम्हारी ई बाइक कहाँ है? किसी ने पीछे से टक्कर मारी और वो पलट गई। कौन इतनी बुरी तरह गाड़ी चलाता है? मैंने एक छोटी सी हंसी दी और कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिमाग में मैं सोच रहा था कि तुम्हारे बगल में खड़ा व्यक्ति, सच कहूं तो उसकी ड्राइविंग वाकई भयानक है। लिफ्ट 16वीं मंजिल पर रुकी और वित्त निदेशक ने बाहर निकलते समय हमें हाथ हिलाया। अब लिफ्ट में बस मैं और एशले थे। चुप्पी अजीब हो गई। मैं बस फर्श पर टिके नंबरों को ऊपर जाते देखता रहा। जिस क्षण 23वीं मंजिल पर दरवाजे खुले, मैं भागा सीधे सीढ़ियों की ओर। सचिव डेस्क पर बैठे 2 लोगों को नमस्ते कहने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि मैं हवा के झोंके की तरह उनके पास से गुजरता। जेक? क्या वो डस्टिन था? जेक जवाब देने ही वाला था जब उसने मिस शू को देखा और अपनी कॉफी नीचे रखकर खड़ा हो गया। सुप्रभात मिस शू। फ्रैंक आधा सेकंड पीछे था। जब तक वो नमस्ते कहने गया, एशले पहले ही दूसरी लिफ्ट में कदम रख चुकी थी। फ्रैंक उत्सुकता से बोला, तो डस्टिन इतनी तेज क्यों भागा? बस इसलिए कि वो मिस शू के साथ लिफ्ट में था। और डस्टिन को देर कब से होती है? वो हमेशा पहले आता है। मैं अपने कार्यालय में लिफ्ट के रुकने से 1 सेकंड पहले घुसा। एशले अब भी कार्यकारी सहायक कार्यालय का कांच का दरवाजा हिलता हुआ देख सकती थी और उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा। डरपोक, उसने सोचा। डस्टिन, इतने समय बाद तुम और भी डरपोक कैसे हो गए? मैंने जल्दी से अपना लैपटॉप पकड़ा और बगल के कार्यालय के दरवाजे की ओर चला। जैसे ही मैंने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, दरवाजा खुल गया और मैंने लगभग एशले के चेहरे पर मुक्का मार दिया। उसने मुझे मनोरंजन के साथ देखा। मिस शू, मीटिंग का समय हो गया है। तुम्हारी क्या समस्या है? सहायक। मैंने उसके छोटे से तंज पर ध्यान नहीं दिया, बस अपना हाथ बढ़ाया। एशले ने इशारे को देखा और एक हल्की हंसी दी। तुम क्या चाहते हो, पैसे या कार? चाबियां बाद में तैयार हो जाएंगी। मैंने आंखें घुमाई और चला गया। उसने मुझे जाते देखा और सोचा, डस्टिन, तुम एक भयानक पूर्व प्रेमी हो। एक असली पूर्व प्रेमी को दूर रहना चाहिए, लेकिन तुम दिखते रहते हो। तो इसका क्या मतलब है? क्या तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो?
मीटिंग रूम में मैं कार्यकारी सहायक के रूप में मीटिंग चला रहा था। जितना मैं स्वीकार करने से नफरत करता था, एशले को काम करते देखना वाकई आकर्षक था। जब तक मैं अपनी स्थिति से बाहर आया, मीटिंग रूम पहले ही खाली हो रहा था। जेक और फ्रैंक अपना सामान पैक कर रहे थे और उन्होंने मुझे शुभकामनाओं भरी नजर से देखा। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और उठने ही वाला था कि किसी ने मेरे कंधे पर थपकी दी। 2 घंटे की मीटिंग और तुमने 1.5 घंटे मुझे घूरते हुए बिताए। तुम क्या सोच रहे हो? मैंने उसकी आंखों से बचने की कोशिश की और जवाब दिया, बातें मत बनाओ। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें देख रहा था जब तक कि तुम भी मुझे नहीं देख रही थी? एशले हंसी, फिर विषय बदला। अरे सहायक, क्या तुम्हें कल रात मेरा संदेश मिला? नहीं। एशले ने एक भौं उठाई और हंसी। वो बहुत तेज था। क्या तुम्हें कुछ छिपाना है सहायक? और मेरा कुत्ता चुराने के बारे में क्या? उसने नस छेड़ दी और मैंने गला साफ किया। मिस शू, इस तरह के दावे के लिए आपको सबूत चाहिए? हम मुश्किल से एक दूसरे को जानते हैं। आप मुझ पर कुत्ता चुराने का आरोप नहीं लगा सकती। एशले ने देखा कि मैं नहीं मान रहा हूं तो और भी मुस्कुराई। धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ती हुई। हर कदम जो वो आगे बढ़ी, मैंने एक कदम पीछे लिया, जब तक कि मीटिंग की मेज में मुझे रोक नहीं दिया। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने कभी नहीं कहा कि ये तुम थे जिसने कुत्ता लिया और मुश्किल से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, फिर मेरी पसंदीदा चीजें मुझसे बेहतर कौन जानता है? तुम्हें होना चाहिए सहायक, और तुम इसे मुश्किल से एक दूसरे को जानना कहते हो। मिस जू, आपके महत्वपूर्ण व्यक्ति को आपकी पसंदीदा चीजें मुझसे बेहतर जाननी चाहिए। मैं केवल वही जानता हूँ जो मेरी प्रेमिक को पसंद है। अगर आप मुझे माफ करेंगी, मुझे काम करना है। डस्टिन, वो फिर से कहो, तुम वास्तव में किसका जिक्र कर रहे हो? मिस शू, मैं जांग चांग अस्पताल में आंतरिक चिकित्सा विभाग के प्रमुख को जानता हूँ। मैं आपके लिए किसी विशेषज्ञ से अपॉइंटमेंट दिला सकता हूँ। अब बाहर निकलो। तो मैं बाहर आ गया। उसने एक ठंडी हंसी दी और अपने कार्यालय की ओर चली गई। कार्यकारी कार्यालय के अंदर हेनरी सोफे पर लेटा मोबाइल गेम खेल रहा था। चलो, क्या तुम लोग सच में हो? क्या बहाना कर रहे हो? बस जाओ, मैं हार मानता हूँ। तुम सब निराशाजनक हो। हेनरी ने गुस्से में क्विट किया और फोन सोफे पर फेंक दिया। ठीक समय पर एशले को पत्थर चेहरे अंदर आते और दरवाजा पटकते देखा। जैसे ही वो गुजरी, हेनरी ने उसे कॉफी टेबल पर टिके पैरों पर नजर डालते देखा और स्पष्ट नाराजगी के साथ बोली, अपने पैर मेरी मेज से हटाओ। हेनरी ने स्थिति भांप ली और मुस्कुराया। क्या तुम्हारे छोटे सितारे ने तुम्हें परेशान कर दिया? चुप रहो। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ उपयोगी नहीं है, उस व्यक्ति का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। हेनरी एशले की प्रतिक्रिया पर हंस पड़ा। तुम्हें कैसे पता कि मेरा किससे मतलब था? बस स्वीकार कर लिया एनी, तुम्हारी अब भी उसके लिए भावनाएं हैं। 4 साल अलग रहने के बाद भी तुम अब भी नहीं छोड़ सकती। क्या मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ? क्या तुम सपना देख रहे हो? हेनरी, तुम पागल हो गए हो। हेनरी ने चारा नहीं खाया, बस आलस्य से सोफे पर वापस लेट गया और बोला, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं? तुम्हारे पास न केवल कोई प्रेमी है, बल्कि तुम्हारा कुत्ता भी गायब है। बहुत दुखद, अगर तुम मुझसे पूछो मिस प्रेसिडेंट। एशले का हाथ उसकी कलम के चारों ओर कस गया। फिर उसने अपना फोन निकाला और कुछ बार टैप किया। मैंने कुत्ता चोर ढूंढ लिया हेनरी। हे भगवान, तुम महान हो। लाइटनिंग 4 साल से गायब है और तुमने उसे ट्रैक कर लिया। क्या तुम्हें कुत्ता मिला या चोर? उसने धीरे और जानबूझकर कहा, दोनों। फिर डेस्क फोन उठाया और डायल किया। इस बीच मैं अपनी बॉस के शेड्यूल को व्यवस्थित करते हुए बगल के कार्यालय में था जब इंटरकॉम बजा। डस्टिन, 2 कप कॉफी बनाओ और ले आओ। मेरा इंतजार करो। क्या ये मेरी नौकरी भी है? क्या फ्रैंक कॉफी नहीं बनाता? मैं कॉफी ड्यूटी पर क्यों हूँ? एशले मेरे जवाब से हैरान रह गई। अगर तुम नहीं तो कौन? मैं। रोना बंद करो और यहाँ आओ। जी मिस शू, मैंने जल्दी से कहा। जी मैडम। जब हेनरी ने फोन पर एशले का स्वर सुना तो लगभग लॉलीपॉप पर घुट गया। फिर एशले को अंगूठा दिखाया। वाह मिस शू, वास्तव में अपने पूर्व प्रेमी से ऐसे बात करती है। मैं उसकी बॉस हूँ। बेशक, मैं उससे ऐसे बात कर सकती हूँ। वैसे तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? क्या तुम नहीं जा रहे हो? हेनरी ने आंखें झपकाई और वापस जवाब दिया। तुमने 2 कप कॉफी मांगी। मैं यहाँ हमेशा से हूँ और मुझे जाने से पहले 1 कप भी नहीं मिलता। क्या महान मिस शू अपने मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं? मैं खुद दोनों कप पीने वाली हूँ। नहीं, मुझे कॉफी बहुत पसंद है। इससे निपटो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता जब तुम अपनी बात खुद खाओगी। कोई मौका नहीं। वो दिन तुम्हारे लिए कभी नहीं आएगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं 2 कप कॉफी लेकर अंदर गया और हेनरी को देखकर एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने मुझे देखा और पहले हाथ हिलाया। अरे डस्टिन, बहुत दिनों बाद। अरे हेनरी, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हेनरी मुस्कुराया। क्या तुम आजाद हो? चलो, मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ। मैंने
विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल हेनरी, चलो काम के बाद का प्लान बनाते हैं। डेस्क पर बैठी महिला ने हम दोनों को देखा और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई। सहायक, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि अभी काम का समय है? एशले की आवाज ठंडी और तीखी थी, जिसमें थोड़ी झुंझलाहट थी। मैं खुद को मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हमेशा की तरह वो कभी नहीं सह सकती थी कि मैं किसी लड़के से बात करूं। वो बस चिढ़ जाती थी। आपकी कॉफी मिस शू। मैं जाने के लिए मुड़ा और एक ठंडी व्यंग्य सुनी। क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? हेनरी ने देखा कि क्या हो रहा है और मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। मैं निकलता हूँ, मुझे पुनर्मिलन में बाधा ना डालने दो। दरवाजा बंद होते ही एशले ने धीरे धीरे ऊपर देखा और मुझसे पूछा, एक कार्यकारी सहायक के कर्तव्य क्या है? बॉस को उसके काम के सभी पहलुओं में सहायता करना। एशले ने सिर हिलाया और आगे नहीं बढ़ाई। उसने कॉफी उठाई और एक घूंट लिया। अत्यधिक मिठास ने उसे लगभग पटक दिया। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। मैंने अपनी विनम्र मुस्कान बनाए रखी। मिस शू, आपने कॉफी मांगी। आपने ये निर्दिष्ट नहीं किया कि किस प्रकार की। मैं आमतौर पर इंस्टेंट कॉफी पीता हूँ। सच तो ये था कि 2 कपों में से एक इंस्टेंट नहीं थी और जानबूझकर इंस्टेंट वाला उसकी तरफ रखा था। मैं किसी क्लाइंट के साथ ऐसा कर सकता था। ये ऐसी चीज है जो मैं कभी नहीं करूंगा। एशले का चेहरा सख्त हो गया। अब से भले ही सुअर उड़े, मैं डस्टिन के मुंह से निकली एक भी बात पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। थोड़ी बहस के बाद मैंने काम के मोड में शिफ्ट होकर दिन का शेड्यूल बताया। एशले ने सुना और हम किया। फिर अपनी जेब से एक कार की चाबी निकालकर डेस्क पर रख दी। तुम्हारी कार के लिए? नहीं धन्यवाद मिस, मेरी कार आपके एक टायर से भी कम कीमती है। बीमा ने पहले ही नुकसान कवर कर लिया है। तुम क्या करने वाली हो? मुझ पर भी पैसे फेंकोगी? जैसी माँ वैसी बेटी। मैंने तुम्हारी कार को टक्कर मारी, उसे बदलना सही काम है, या मैं तुम्हें एक चेक काट सकती हूँ। फिर एशले ने विषय बदला। ओह, और सहायक, तुमने मुझे संपर्क के रूप में क्यों नहीं जोड़ा? अगर मुझे आंतरिक कार्य समूह के माध्यम से तुमसे संपर्क करना है तो क्या होगा? मेरे बात खत्म करने से पहले ही उसने कहा, तो क्या तुम मुझे अभी जोड़ रहे हो या मैं तुम्हें ग्रुप चैट में टैग करूं? मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और उसके सामने स्वीकार कर लिया। खुश मिस शू? एशले ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, जाओ वापस काम पर लग जाओ। जी मिस शू। फिर जैसे कि उसे कुछ याद आया हो, उसने पुकारा, डस्टिन। मैंने मुश्किल से 2 कदम उठाए थे। उसे और क्या चाहिए? क्या वो एक बार में सब कुछ नहीं कह सकती? मैं अपनी पेशेवर मुस्कान के साथ वापस मुड़ा। मिस शू, और कुछ? क्या ये तुम्हारा एकमात्र नंबर है? मेरी छाती कस गई। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ। एशले ने आखिरकार अधीरता से मुझे हाथ हिलाकर विदा किया। उसे चिंता थी कि अगर वो नहीं गया तो वो कुछ ऐसा कर बैठेगी जिसका उसे पछतावा होगा। 4 साल और मुझे ही दर्द क्यों हो रहा है? अब और नहीं। डस्टिन, क्या तुम तैयार हो? तुम मेरी दुनिया में वापस आ गए हो, इसलिए फिर से जाने के बारे में सोचना भी मत। मैं कार्यकारी का कार्यालय से बाहर निकला और अपनी छाती थपथपाई जैसे मैं अभी अभी किसी मुसीबत से बचा हो। एशले के बारे में आज कुछ अलग लग रहा था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरी नई जगह पर कोई सुरक्षा कैमरा नहीं था और मैंने तुरंत दोपहर के भोजन में 2 ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए। मैंने कैफेटेरिया के चारों ओर देखा और एशले को नहीं देखा। वह सीईओ है, वहां क्यों खाएगी? फ्रैंक बोला। मिस शू वाकई कुछ और है। पुराने बॉस हमेशा टिप्पणी करते थे, मिस शू के विपरीत, जो सीधे बात कहती है। ओह, वो आदमी हमेशा क्या कहता था? मैंने तुमसे क्या कहा? मुझे एक सचिव की क्या जरूरत? जेक ने मुझसे पूछा कि उस सुबह क्या हुआ था। डस्टिन, आज सुबह क्या चल रहा था? तुम ऐसे भाग रहे थे जैसे कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो। मुझे मत उकसाओ। कल रात मेरी कार पलट गई। क्या तुम्हें चोट लगी? मैंने सिर हिलाया और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। जेक और फ्रैंक ने एक दूसरे को देखा। कुछ तो चल रहा है, फिर आंखें चमकाते हुए झुके। डस्टिन, सच बताओ, क्या तुम और मिस शू पहले से एक दूसरे को जानते थे? वरना वह बिना किसी कारण के तुम्हारी कार क्यों पलटती? मैंने दांत पीसकर जवाब दिया, क्योंकि वो पागल है। जेक जम गया, आंखें चौड़ी हुईं, फिर चारों ओर देखा और अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। भाई, तुम बस कुछ भी कहोगे। ये कैफेटेरिया है। क्या होगा अगर मिस शू तुम्हें सुन ले? क्या तुम्हें मौत की सजा चाहिए? फिर फ्रैंक, जो चुप था, आखिरकार बोला। दोपहर की झपकी के ब्रेक के दौरान, शायद क्योंकि एशले का कार्यालय मेरे बगल में था, मैं अपनी डेस्क पर सो नहीं सका। डर था कि मैं फिर से उसके बारे में सपना देखूंगा जैसे कल। ये सच में बहुत गड़बड़ है। दिन के अंत से पहले मुझे एशले का एक संदेश मिला, मेरे कार्यालय आओ। मैंने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया था
और अपना फोन उठाया। मुंह बनाकर उसके स्वर की नकल की। मेरे कार्यालय आओ। वो सोचती है कि वो क्या है। मैंने आंखें घुमाई और कार्यकारी कार्यालय की ओर चल दिया। अंदर आओ। मैं दरवाजे पर खड़ा था, गहरी सांस ली और उसे ढकेल दिया। मिस शू, आप मुझसे मिलना चाहती थी? एशले ने अपने मॉनिटर के पीछे से सोफे की ओर इशारा किया। मैंने वहां कुछ गिफ्ट बैग पड़े देखे। निश्चित रूप से वो मुझे सोफे पर बैठने और इंतजार करने के लिए नहीं कह रही थी, ये जानते हुए कि एशले मुझसे कितनी नफरत करती थी। मैं भाग्यशाली था कि वो मुझे घुटने टेकने के लिए नहीं कह रही थी। मुझे 5 मिनट दो, मैं लगभग खत्म कर चुकी हूँ। एशले ने देखा कि मैं बस वही खड़ा हूँ और ये कहने के बाद उसने अपनी मीटिंग म्यूट कर दी और कहा, सोफे पर कपड़े हैं, कुछ उठाओ और बदल लो। मैं बदलूं? और क्या करूं? जल्दी करो, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। मैंने आपत्ति करना शुरू किया। मिस जू, मुझे लगता है कि मैं जो पहन रहा हूँ वो पूरी तरह से ठीक है, बदलने की कोई जरूरत नहीं है। एशले ने एक ठंडी हंसी दी और स्पष्ट उपहास के साथ कहा, तो तुम उस सस्ते ऑफिस पहनावे को एक प्रमुख ग्राहक बैठक में पहनने की योजना बना रहे हो? एशले बहुत दूर चली गई थी। ये सचमुच मेरा सबसे महंगा काम का पहनावा था। उसकी क्या समस्या है? मैंने पलटवार किया। मिस जू, मुझे लगता है कि आपका स्वाद खराब है। एक व्यावसायिक सूट क्लाइंट मीटिंग में पहनने के लिए सबसे उपयुक्त चीज है। ये देखकर कि मैं अभी भी नहीं समझ रहा हूँ, वो मुस्कुराई और मुझे मनोरंजन के साथ देखा। मीटिंग 5 मिनट में खत्म हो जाती है। तुम बहस करने में अपना समय ले सकते हो, लेकिन अगर तुमने 5 मिनट में कुछ नहीं चुना तो मुझे तुम्हारे लिए खुद चुनने में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने 2 कदम पीछे हटकर उसे घूरा और बड़बड़ाया, तुम पागल हो, शायद इस डर से कि मुझे पता नहीं होगा कि कहाँ बदलना है। एशले ने मददगार तरीके से कहा, अंदर एक बाथरूम है, तुम वहाँ बदल सकते हो। मैंने साफ मना कर दिया। एशले ने सिर हिलाया। जिस क्षण वह उठी, मैंने बैग पकड़े और लाउंज में भागा। अंदर मैंने सहज रूप से दरवाजा बंद कर लिया और शांत होने के लिए एक पल लिया। फिर लाउंज के चारों ओर देखा, जो मोटे तौर पर मेरे पूरे अपार्टमेंट के आकार का था। क्लासिक एशले, उसकी शैली इन सभी वर्षों में बिल्कुल नहीं बदली है। मैं बैग में सभी सूटों से गुजरा और सबसे बुनियादी नेवी ब्लू वाला चुना। जैसे ही मैं इसे बटन करने गया, खोलो खोलो, मेरे हाथ झड़ गए और मैंने शर्ट का बटन गड़बड़ा दिया, जिससे मेरी कॉलर बोन का एक पूरा हिस्सा खुला रह गया। मैंने बड़बड़ाया, क्या तुम शांत नहीं हो सकती? तुम्हें मुझे दिल का दौरा देना है। एशले ने दरवाजे से कहा, खोलो, मुझे भी बदलना है। मैंने झुंझलाते हुए वापस चिल्लाया, मैं अभी भी बदल रहा हूँ, मुझे 1 सेकंड दो, मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है, हमें देर हो जाएगी। दरवाजा खुलते ही एशले ने मुझ पर लगे नेवी सूट को पूरी तरह से अभिव्यक्तिहीन नजरों से देखा, लेकिन आंतरिक रूप से वह सोच रही थी, रुको, कुछ गड़बड़ है। मिस जू, मैं पहले बाहर निकलता हूँ। रुको। मैंने सुना लेकिन हिला नहीं। फिर एशले अधीरता से मेरी ओर बढ़ी और मैं जम गया। मिस शू, भले ही आप मेरी बॉस हैं, आप ऐसा नहीं कर सकती। मुझे लगा कि उसकी उंगलियां पहले से ही मेरे बटन पर है। एशले ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं सबसे अज्ञानी व्यक्ति हूँ। फिर मेरी कॉलर बोन के पास बटन खोला और उसे ठीक से वापस बांध दिया। मैं अभी भी थोड़ा स्तब्ध दिख रहा था। वो बस मेरा बटन ठीक करने आई थी। एशले ने मेरी प्रतिक्रिया देखी और एक शांत हंसी दी। तो सहायक नहीं जा रहा है क्या? बॉस को बदलते देखने की योजना है। इससे मैं आखिरकार वापस हकीकत में आया। मैंने अपने पुराने कपड़े पकड़े और बाहर निकल गया। एशले ने अलमारी से एक नीली शाम का गाउन निकाला और बदला। फिर खुद को वो समय याद आया जब उसने डस्टिन की टाई बांधी थी। तब डस्टिन बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो अब और भी अच्छा लगता है। एशले ने खुद को रोका और कड़वी हंसी दी। सपना देखना बंद करो एशले, वो है जिसने तुम्हें छोड़ा। जैसे ही वो अपने हेम को ठीक करने के लिए झुकी, उसने अचानक फर्श पर कुछ चमकता हुआ देखा। एक अंगूठी, ये डस्टिन की लग रही थी। एशले ने अंगूठी अपने पर्स में खिसका ली। जब मैं अपनी डेस्क पर वापस आया तो मुझे अचानक लगा कि मेरी छोटी उंगली से कुछ गायब है। अरे नहीं, मेरी अंगूठी कहाँ है? ये आज सुबह थी, कहाँ गई होगी? जब एशले आई तो उसने मुझे फर्श पर झुका कुछ खोजते पाया। उसने होंठ दबाए और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ मिस शो, मेरी अंगूठी खो गई। क्या मैं आपका लाउंज चेक कर सकता हूँ? जरूर, खुद देख लो। एशले ने मुझे जाते देखा और झुंझलाहट के साथ सोचा, ये सिर्फ एक अंगूठी है, ये मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों लगती है? वाकई एक अंगूठी से जलन होती है। उस महिला ने आदतन मेरी चीजों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। फिर मेरी चाबियां उठाई और कार्यालय से बाहर चली गई, इससे पहले कि उसे एहसास हो कि उसने क्या किया है। एशले, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम इतने सालों बाद भी उसकी देखभाल करने की आदी हो? या अभी भी इतना स्वचालित कैसे है? जब एशले कार्यालय में वापस आई
तो उसने मुझे अपना सिर झुकाए खुद से बड़बड़ाते पाया, ये कैसे गायब हो सकती है? ये आज सुबह थी। मैंने ऊपर देखा और उसे अंदर आते देखा। उसके पास अभी भी मेरी चाबियां थीं। मिस शू, आप कब आई? मैंने उन्हें लेने के लिए हाथ बढ़ाया। धन्यवाद, अभी जब मैं बदल रही थी। क्या तुम्हें एक प्लैटिनम अंगूठी दिखी? एशले ने मुझे हैरानी से देखा। मैंने नहीं देखी। क्या वो महंगी है? मैंने सिर हिलाया। ज्यादा नहीं, लेकिन जिसने मुझे दी वो वाकई महत्वपूर्ण है। किसने दी और कितनी महत्वपूर्ण? कोई जिसे आप नहीं जानते, लेकिन उनका मेरे लिए बहुत मतलब है। महिला की आंखों में दुख की लहर दौड़ी और उसने मुझे एक आहत नजर से देखा। तब मुझे याद आया कि उस रात हमारा डिनर था। मिस शू, डिनर शुरू होने वाला है, हमें चलना चाहिए। एशले ने सिर हिलाया और दरवाजे की ओर बढ़ी। मैं उसके पीछे चल दिया। सोच रहा था कि किसे ड्राइव करना चाहिए। क्या मैं एशले की कार ले रहा हूँ या क्या योजना है? जब लिफ्ट पार्किंग गैरेज में खुली तो मैंने तुरंत लिफ्ट के पास एक काली मर्सिडीज वैन देखी। ड्राइवर ने हमें आते देखा और पीछे का दरवाजा खोला। एशले अंदर बैठी। मैं एक सेकंड के लिए वहां खड़ा रहा, अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था। मुझे वास्तव में कहाँ बैठना चाहिए? तकनीकी रूप से मुझे काम के उद्देश्यों के लिए बॉस के साथ पीछे होना चाहिए, लेकिन मैं वास्तव में एशले के इतने करीब नहीं रहना चाहता था। ये बहुत गड़बड़ है। एशले ने मुझे बस वहां खड़ा देखा। तुम क्या घूर रहे हो? क्या मुझे व्यक्तिगत रूप से तुम्हें कार में आने के लिए आमंत्रित करना है? इसने मुझे किया। मैंने सामने वाली यात्री सीट का दरवाजा खोला और अंदर बैठकर ड्राइवर का अभिवादन किया। नमस्ते, मैं मिस शू के नए सहायक डस्टिन हूँ। ड्राइवर ने सहज रूप से एशले की ओर देखा। नहीं जानता था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। एशले ने उसका ध्यान खींचा और सपाट स्वर में कहा, आंखें सड़क पर, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे? ये महसूस करते हुए कि उसे एशले से कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, ड्राइवर विनम्र मुस्कान के साथ मेरी ओर मुड़ा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं मिस शू की ड्राइवर हूँ। मेरा नाम सॉन्ग है। बस मुझे सनी कहो। मैं भ्रमित था। रुको, तुम मिस शू की ड्राइवर हो? मेरा नाम सॉन्ग है। बस मुझे सनी कहो। मैं भ्रमित था। रुको, तुम मिस शू की ड्राइवर हो? कल वाले आदमी का क्या हुआ? एशले ने हमें अच्छी तरह से घुलते मिलते देखा और एक शांत व्यंग्य किया। मजाकिया है कि डस्टिन के पास मुझसे कहने को कुछ नहीं है, लेकिन बाकी सभी से बात करने के लिए बहुत कुछ है। इस दर पर मुझे सामने जाना चाहिए और उन्हें पीछे का हिस्सा अपने लिए लेना चाहिए। ओह, वो मेरे चाचा है। वो मिस शू की कार ठीक करने गए थे, इसलिए आज नहीं आ सके। मैं उनकी जगह ले रहा हूँ। हम गहरी बातचीत में थे जब पीछे की महिला ने धीरे से आह भरी और धीरे से कहा, क्या हम जा रहे हैं या नहीं? या मैं सामने ड्राइव कर सकती हूँ और तुम दोनों पीछे बातचीत कर सकते हो? सनी ने जल्दी से क्लोज बटन दबाया और कहा, उसके लिए खेद है मिस शू, कृपया सीट बेल्ट लगाएं, हम निकल रहे हैं। कार चल पड़ी। सनी और मैंने बातचीत बंद कर दी और मैं इस बारे में सोचने लगा कि अंगूठी कहाँ हो सकती है। मैंने फ्रैंक और जेक को वर्क ग्रुप में संदेश भेजा, लेकिन दोनों ने कहा कि उन्होंने इसे नहीं देखा है। मैं निराश हो रहा था। इस बीच एशले पीछे बैठी थी। उसे मेरे फोन की स्क्रीन साफ दिख रही थी। फिर उसने गला साफ किया। सहायक, क्या तुम पहले भी क्लाइंट मीटिंग के दौरान अपने बॉस के साथ सवारी करते समय अपने फोन पर रहते थे? मैंने रुका और फिर अपना फोन दूर रख दिया। क्षमा करें मिस जू, मैं बस एक संदेश खत्म कर रहा था। मैंने उसके बाद अपना फोन नहीं छुआ। उसके बाद कार आखिरकार होटल के पास पहुंची। सनी ने मुड़कर पूछा, मिस जू, क्या आप चाहेंगी कि मैं आपके साथ अंदर चलूं? मैंने हैरानी से सनी की ओर देखा। एशले ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं सनी, जाकर कुछ खाना ले लो, 2 घंटे में वापस आ जाना। बाहर निकलने के बाद मैंने सनी के साथ संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। एशले ने मुझे ये करते देखा और नाराजगी के साथ देखा। डस्टिन, मैं वास्तव में परेशान हो रही हूँ। जब मैं तुमसे संपर्क करने की कोशिश करती हूँ तो तुम मुझे इग्नोर कर देते हो, लेकिन बाकी सबके साथ तुम मुस्कुराते हो। ये बहुत दुखद है। तो एशले ने मेरा इंतजार नहीं किया और सीधे होटल के अंदर चली गई। निजी कमरे में पार्टनर कंपनी के 6 लोग थे। उनमें से 2+1 लाए थे। एशले ने कमरे का निरीक्षण किया और सभी को संबोधित किया। सभी को इंतजार कराने के लिए खेद है। बिल्कुल नहीं, हम जल्दी आ गए थे। मिस शू को ड्रिंक दिलवाओ। उसके बगल वाला आदमी आधा ऊपर था जब एशले ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। ये ठीक है मिस्टर लू, मेरे साथ कोई है। मैंने कतार ली और डिकेंटर उठाया। एशले के लिए आधा गिलास और अपने लिए आधा गिलास भरा। बॉस भी ड्रिंक पीने से नहीं बच सकती थी। एक तुच्छ सहायक की तो बात ही क्या। इसके अलावा अंगूठी खोने पर मैं पहले से ही बुरे मूड में था। मुझे बस थोड़ी हवा की जरूरत थी। तो मैं झुका और धीरे से एशले से कहा, मिस शू, मुझे बाथरूम जाना है। एशले ने एक हल्की हंसी दी। मैंने अपना फोन उठाया और जाने के लिए मुड़ा जब एक घटिया आवाज में कमरे को चीर दिया। अरे जानू, तुम अकेले
अकेले कहाँ जा रही हो? आओ मेरे साथ एक ड्रिंक लो, शायद अगर मैं अच्छे मूड में हूँ तो मैं डील पर हस्ताक्षर कर दूं। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। मैं चारों ओर घूमा और एक भारी भरकम मध्यम आयु वर्ग के आदमी को एशले को ऊपर नीचे देखते पाया। वह इन डिनरों में नया था और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके सामने वाली महिला दिग्गज मिस शू है। उसने सोचा कि वह सिर्फ एक सहायक है, इसलिए उसे खुले तौर पर फ्लर्ट करने में कोई शर्म नहीं थी। जब उसने ये सुना तो एशले ने अपना गिलास नीचे रख दिया और उस आदमी को ऐसी ठंडक के साथ देखा जो लगभग डरावना था। कमरे में हवा तुरंत जम गई, यहाँ तक कि उस आदमी को भी उसकी नजरों के नीचे अपनी त्वचा पर सिहरन महसूस हुई और उसने दूसरी ओर देखा। जैसे ही एशले बोलने के लिए होठ खोल रही थी, मेरी आवाज कटी। मिस शू, क्या आप एक सेकंड के लिए बाहर आ सकती है? कुछ आ गया है। मेरे शब्द असामान्य रूप से स्पष्ट और स्थिर निकले। एशले हैरानी से मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में मनोरंजन की झलक थी। उसे तुरंत समझ आ गया। वह खड़ी हुई और बोली, मुझे एक पल के लिए माफ करे सब लोग। फिर बाहर निकलते समय मध्यम आयु वर्ग के आदमी को एक आखिरी नजर देती हुई, और उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। ठंडा पसीना उसके माथे से बह रहा था। वह अपनी कुर्सी पर झुक गया। मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैंने अकेली और एकमात्र मिस शू का अपमान किया है। जिस क्षण हम बाहर निकले, एशले की छाती जोरों से उठ गिर रही थी। वो मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी। मैं उसकी उंगलियों को थोड़ा कांपते देख सकता था, इसलिए मैंने बढ़कर उसकी पीठ थपथपाई। वो पीछे नहीं हटी और काफी देर तक चुप रही। फिर थोड़ी तनावपूर्ण आवाज में पूछा, डस्टिन, क्या तुम्हारे पास कोई कैंडी है? मैंने सिर हिलाया और अपनी जेब से कुछ निकाला। उत्सुकता से पूछा, मिस शू, किस प्रकार की? मेरे पास केवल मिंट्स हैं। वे बहुत सुखद नहीं है। बस मुझे एक दो। बात करना बंद करो। उसने जल्दी से उसे खोला और अपने मुंह में डाल लिया। पुदीने का तीव्र झटका उसकी जीभ पर फूट पड़ा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, धीरे धीरे गहरी सांस ली और अपने आप में वापस आती दिखी। अगर ये साझेदारी कंपनी के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती और हम अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तो मैं ये सुनिश्चित करती कि वो आदमी इस उद्योग में फिर कभी काम ना करे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर एक परिचित गर्म पुरुष आवाज बोली। एक आदमी एशले की ओर चल रहा था। एशले ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, एक क्लाइंट के साथ डिनर। तुम अकेली आई हो? नहीं, मैं अपनी गॉडमदर के साथ आई हूँ। एनी, तुम्हें उन्हें नमस्ते कहना चाहिए। एशले ने इसे टाल दिया। नहीं, मैं नहीं करूंगी। सबके लिए चीजों को अजीब करने का कोई मतलब नहीं है। वह उसके पास से गुजरने के लिए बढ़ी। फिर उस आदमी ने उसे पुकारा, एनी, तुम इतने दिनों से चली गई हो, क्या तुम्हें सच में घर की याद नहीं आती? मैंने उत्सुकता से आदान प्रदान देखा। क्या ये वही आदमी था जिसे मैंने 4 साल पहले एशले के साथ शॉपिंग मॉल में शादी के गाउन देखते देखा था? वह परिचित लग रहा था। उनकी बातचीत सुनकर मैंने चुपचाप कुछ कदम पीछे हट लिए। मुझे घर वापस क्यों जाना चाहिए? वे वैसे भी मुझे वहां नहीं चाहते। एनी, 4 साल हो गए हैं। गॉडमदर ने गलतियां की हैं। हाँ, लेकिन शैन, तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो जो मुझे बता रहा हो कि मुझे क्या करना है? एशले ने उसके जवाब की प्रतीक्षा नहीं की और चली गई। मैंने जल्दी से कुछ और कदम पीछे हट लिए। बीच में नहीं पढ़ना चाहता था। वे किस बारे में बहस कर रहे थे और एशले घर क्यों नहीं जाएगी? बहुत अजीब। मुझे लगा कि ये रुकने के लिए अच्छी जगह नहीं है। बेहतर होगा कि निजी कमरे में वापस जाऊं और एशले का इंतजार करूं। लेकिन जब मैं दरवाजे पर खड़ा था और अंदर का दृश्य देखा तो मुझे थकान महसूस हुई। तो मैंने बाहर की दीवार के सहारे झुककर सोचना शुरू किया। जब एशले और मैं साथ थे, उसकी मुस्कान पर उसके डिंपल, जब वो नाराज होती थी तो कितनी प्यारी होती थी। जिस तरह से उसकी आंखों में आंसू थे जब हम टूटे थे तो मुझसे ना जाने की भीख मांग रही थी। और अब एशले, ठंडी दूर की बॉस, उसका हर वर्जन मेरी स्मृति में जल गया था। मैं उसे हिला नहीं सका। अरे तुम बाहर खड़े क्या कर रहे हो? वापस अंदर जाना थोड़ा अजीब है। एशले ने दरवाजे से झांका, फिर मुझसे कहा, मुझे तुम्हारी जैकेट लेने दो। तुम बिल चुकाओ और हम लॉबी में मिलते हैं। एशले ने एक जरूरी मीटिंग का बहाना बनाया, मेरी जैकेट पकड़ी और चली गई। मेरे भुगतान करने के बाद मुझे एशले का इंतजार करने के लिए लॉबी में एक कोना मिला और संयोग से लोगों का एक समूह बाहर निकलता देखा। समूह के केंद्र में एशले की माँ थी और उससे बात कर रहा आदमी एशले का तथाकथित पूर्व मंगेतर था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं एक अंधे कोने में बैठा था। उन्होंने मुझे कभी नोटिस नहीं किया होगा। जब एशले मेरी सूट जैकेट पकड़े बाहर आई तो उसका सीधा सामना उसकी माँ से हुआ। एनी, एशले रुक गई। तुम अब भी मुझे अपनी माँ कहती हो। तुम देश वापस आई और इतने सालों बाद भी
घर नहीं आई? क्या तुमने अपना छोटा सा नखरा करना खत्म कर लिया? नखरा तो तुम्हारी नजर में मैं जो कुछ भी से गुजरी हूँ वह सिर्फ मेरा नखरा था। अंदाजा लगाओ कि तुमने हमेशा वही किया है जो तुम चाहती हो। तुम्हें कभी परवाह नहीं थी कि मैं क्या सोचती हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ एशले। क्या तुम सच में अपनी माँ से ऐसे बात करती हो? हाँ, अगर तुम मेरी माँ नहीं होती तो मेरा विश्वास करो घर ना आना तुम्हारी सबसे छोटी चिंता होती। उसने उन्हें नजरअंदाज किया और चली गई। उसकी माँ ने उसके हाथ में आदमी की जैकेट देखी और अपनी आवाज उठाई, एशले तुम वहीं रुको। अब तुम किस आदमी के साथ घूम रही हो? और तुम शैन के पास से बिना एक शब्द कहे गुजर गई। तुम्हारा कोई शिष्टाचार नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है और इसमें दखल मत दो। वो बिना पीछे देखे होटल से बाहर चली गई। हनी, एनी का गुस्सा, तुम जानती हो कि वो कैसी है, कृपया इसे दिल पर मत लो। शैन, अगर वो ये नहीं देख सकती कि उसमें तुम्हारे लिए क्या है तो ये उसकी कमी है। तुम हमेशा इस परिवार का हिस्सा रहोगे। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक वे सब नहीं चले गए, इससे पहले कि मैं अपने कोने से उठा और बाहर निकला। अपने दिमाग में सब कुछ पलट रहा था। एशले ये सब क्यों कर रही थी? क्या वो उस आदमी से नाखुश थी जिसे उसके परिवार ने उसके लिए चुना था? लेकिन अगर वो नाखुश थी तो वो इसके साथ क्यों गई? उसकी माँ ने सच में कहा शेन पहले से ही शू परिवार का हिस्सा था। मैं अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरा फोन बजा। मैंने परिचित नंबर देखा और उठाया। तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम कहाँ हो? मैं आ रही हूँ, पीछे आओ। बाहर एशले कार के सहारे झुकी हुई थी, मेरी जैकेट पकड़े हुए, सिर नीचे। जब उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो उसकी अभिव्यक्ति दूर और उदास थी। उसने आखिरकार ऊपर देखा और पूछा, तुम कहाँ गए थे? मैंने तुम्हें लॉबी में इंतजार करने को कहा था। मैंने एक त्वरित बहाना बनाया। मुझे प्रवेश द्वार के पास एक कोने में फोन करना था। उसने सिर हिलाया और कार में बैठ गई। देखा कि मैं नहीं हिला और मुझे एक नजर देखा। क्या तुम अंदर आ रहे हो या नहीं? क्या तुम घर जाना चाहते हो या क्या? मैं अंदर बैठ गया और कार होटल से मुख्य सड़क पर चल पड़ी। सनी ने पूछा, मिस शू वापस कार्यालय चले या मैं पहले डस्टिन को छोड़ दूं? पहले उसे छोड़ो। अरे डस्टिन, तुम कहाँ रहते हो? एशले ने उपनाम सुना और भौहें चढ़ाई। सनी, तुमने उसे क्या